जिस तरह से दामोदर ने कठोरता के साथ कुलगुरु से बात की थी, उससे तो ये साफ प्रतीत हो रहा था कि शक्ति मौली के क्षमादान को देने के लिए आगे की राह कतई आसान नहीं होने वाली। दामोदर को ऐसे बात करता देख कुलगुरु का पारा चढ़ गया और इससे पहले वो कुछ उत्तर देते, नवनियुक्त प्रधानमंत्री सर्वदमन ने मौके के हालात को समझते हुए दामोदर को टोकते हुए कठोरता के साथ कहा, अपनी जगह पर बैठ जाओ दामोदर, कम से कम सलाहकार की पूरी बात तो सुनने दो। यहाँ तुमसे उच्च पद और बुद्धिमत्ता के लोग मौजूद हैं। कहते हुए वो युवराज परमदेव की ओर घूमे और बोले, किसी और के लिए अपने राजधर्म को भूलना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता दामोदर। प्रधानमंत्री के ऐसे वक्तव्य सुनकर युवराज रुद्रदेव समझ चुके थे कि प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई युवराज परमदेव के ऊपर तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर दामोदर की घिघी बध गई। वो समझ गया कि अब आगे कोई भी अनर्गल बातें करना उसके लिए दंड का निमंत्रण हो सकता है। दूसरी तरफ कुलगुरु उसको खा जाने वाली नजरों के साथ घूरे जा रहे थे। दामोदर को डांटने के बाद प्रधानमंत्री ने सलाहकार से मुखातिब होते हुए कहा, देवयानी के प्रस्ताव के बारे में सभा को बताइए सलाहकार महोदय। वो किसी भी तरह का झंझट नहीं होने देना चाहते थे। जी प्रधानमंत्री जी। और फिर कुछ देर रुककर आगे बोलना शुरू कर दिया था। देवयानी मंदाकिनी आकाश गंगा के एक सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर फंसी हुई है और उसका विमान नष्ट हो चुका है। उस चंद्रमा पर पूर्व युवराज शक्तिमौली का अधिकार है, जो कि राज्य रक्षक को ढूंढने के लिए देवयानी की सहायता करने को तैयार है। लेकिन उनकी दो शर्तें हैं और उन्हीं शर्तों पर चर्चा करने के लिए आप सबको बुलाया गया है। सलाहकार ने युवराज रुद्रदेव और कुलगुरु दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, कैसी शर्तें? उन्हें खोलकर सभा के सामने रखिए। उसकी बात सुनने के बाद दूसरे युवराज परमदेव ने सलाहकार से सवाल पूछते हुए कहा। सलाहकार के मुंह से दोनों शर्तें सुनते ही कुलगुरु और युवराज को छोड़कर सबके चेहरे सफेद हो गए। पूरे सभागार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि जैसे उन सबको कोई सांप सूंघ गया हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा हो, उसे कैसे क्षमादान दिया जा सकता है? एक कबीले का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और सलाहकार की ओर देखते हुए बोला, दिया जा सकता है या नहीं, इसी बात पर चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाई गई है। पूर्व युवराज शक्तिमौली की हमें अभी के हिसाब से अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उनके बिना राज्य रक्षक को ढूंढना अत्यंत कठिन है। कवच का भी उपयोग हो चुका है, लेकिन उनको क्षमादान दिया जाए या नहीं, इसमें राज परिवार जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं, और वही निर्णय सर्वमान्य होगा। कहते हुए युवराज रुद्रदेव अपने आसन से उठकर खड़े हो गए थे। आपकी ये बात प्रशंसनीय है युवराज, लेकिन आपको भी पता है कि सभा इस बात पर एकमत कभी नहीं होगी, इसलिए आगे कैसे इस पर कार्य किया जाए ये सुझाना होगा। प्रधानमंत्री सर्वदमन का इशारा साफ साफ दामोदर और युवराज परमदेव की ओर था। भले ही युवराज परमदेव ने युवराज रुद्रदेव को भावी महाराज मान लिया था, लेकिन उनके पक्षधर दामोदर की बातें कभी कभी इस ओर इंगित कर देती थी कि आंखों के सामने से सिंहासन जाने की टीस अभी भी उनके मन में दबी हुई है, और राज्य के सभी निवासियों को संदेह था कि हो न हो राज्य रक्षक आदित्य के ऊपर राजमहल से चलाए गए अस्त्र में कहीं कहीं युवराज परमदेव शामिल थे। लेकिन बिना पारद के इस बात को साबित करना अत्यंत मुश्किल था। सही बात है, सही बात है। कहते हुए एक साथ कई लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। इसका विकल्प है, लेकिन यह विकल्प भी आप लोगों के ऊपर ही छोड़ा जाएगा कि आप लोग इस पर किस तरह से निर्णय लेते हैं। युवराज रुद्रदेव ने सभा की ओर देखते हुए कहा, कैसा विकल्प युवराज? उनमें से एक और वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने पूछा। जनमत संग्रह। युवराज रुद्रदेव ने जैसे ही ये जवाब दिया कि सभा में फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो गई। उनके बीच हो रही खुसुर पुसुर को सुनकर युवराज रुद्रदेव ने उन्हें चुप कराते हुए आगे बोलते हुए कहा, आप सभी एक जनमत संग्रह करके बता दें कि पूर्व युवराज शक्तिमौली का अपराध क्षमा किया जाए या नहीं, और जो भी आप लोगों का निर्णय आएगा वही अंतिम निर्णय होगा। भले ही युवराज रुद्रदेव का विचार प्रशंसनीय था, लेकिन अभी भी कई प्रश्नों के उत्तर आने बाकी थे, और उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब
वहां मौजूद कई लोग जानना चाहते थे और उस प्रश्न को प्रधानमंत्री सर्वदमन द्वारा युवराज रुद्रदेव के सामने रखा गया। और जिस कारण ये दंड दिया गया, उस पीड़िता के परिवार के बारे में आपने क्या सोचा है युवराज? प्रधानमंत्री सर्वदमन की बात भी 100% सही थी। अगर उसके अपराधी को फिर से राज्य में प्रवेश करने दिया जाता तो उसके साथ अन्याय होता। हमने इस बारे में भी सोच रखा है प्रधानमंत्री जी। जनमत संग्रह के बाद अगर निर्णय पूर्व युवराज शक्ति मौली के पक्ष में आता भी है तो पीड़िता के परिवार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कुल के हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास में ये कलंक लग जाए कि हमने राज परिवार का सदस्य होने के नाते एक अपराधी को क्षमा किया था। युवराज रुद्रदेव ने अपनी बात रखी और एक बार अपनी माँ विजया की ओर देखा, जिनकी आंखें पता नहीं कैसे प्रश्न उठा रही थी, जो न तो युवराज रुद्रदेव की समझ में आ रहा था और न ही वो समझना चाहते थे। सभा को अगली बैठक होने तक निरस्त कर दिया गया। उद्घोषकों के जिम्मे ये कार्य सौंपा गया कि वो जल्द से जल्द राज्य के सभी वर्गों के मुखिया तक राजमहल की ये सूचना भिजवाएं और उस पर अपना निर्णय देने को कहें, क्योंकि एक एक पल कीमती था और उस पल की कीमत युवराज रुद्रदेव का जीवन भी हो सकता था। उधर राजमहल के निर्णय की प्रतीक्षा में बैठे हुए शक्तिमौली और देवयानी को एक एक पल एक एक वर्षों जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि देवयानी को यह भी नहीं पता था कि मिराक और बृहस्पति के बीच कितना समय समयांतर है और वो कुलगुरु से अभी आंतरिक संवाद के लिए जुड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए उसके पास प्रतीक्षा के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। वो फैसला पक्ष में आने या ना आने को लेकर काफी पशोपेश में थी कि आगे क्या होगा। भले ही उसे मिराक और बृहस्पति के बीच का समयांतर न पता हो, लेकिन उसे ये चिंता अवश्य खाए जा रही थी कि जिस संभावित ग्रह पर राज्य रक्षक मौजूद है, वहां का समय इस ग्रह से तो तेजी से ही बीत रहा होगा। और उसने चिंता जाहिर करते हुए शक्तिमौली से कहा, अगर राज्य रक्षक के पास हमसे पहले कोई और ग्रह का प्राणी पहुंच गया तो हमारे लिए और बाधाएं सामने आ जाएंगी युवराज। जिस संभावित ग्रह पर वो मौजूद हो सकता है, वहां का समय यहाँ के परिक्षेप में तेजी से बीत रहा होगा। कैसे? शक्तिमौली ने उससे सवाल करते हुए पूछा। शक्तिमौली के सवाल करने के बाद उसने उन्हें सौर मंडल के बारे में जानकारी देते हुए कहा, जैसे हमारे आकाश गंगा में तमाम ग्रह मौजूद हैं, लेकिन जो जो हमारे सूर्य के करीब है उन पर जीवन होने की संभावना नगण्य है, वैसे ही इस आकाश गंगा में भी हमसे आगे 4 ग्रह हैं और उनके कुछ उपग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 2 के सूर्य के बेहद करीब होने की वजह से उनमें जीवन की संभावना नगण्य है और बचे हुए 2 ग्रहों पर राज्य रक्षक को बिना कवच के ढूंढने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा युवराज। कहते हुए वो एक लंबी सांस भरकर चुप हो गई और फिर आगे कहते हुए बोली, जैसे जैसे हम सूर्य के समीप मौजूद ग्रह की ओर जाते रहेंगे, पिछले ग्रह के मुकाबले अगले ग्रह का समय और तेजी से बीत रहा होगा। उसने सौरमंडल के रहस्यों के बारे में शक्तिमौली को बताते हुए कहा। देवयानी समय व्यतीत करने के लिए शक्तिमौली को ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बता रही थी और वो चुपचाप उसकी ओर देखता हुआ बैठा सुन रहा था और सोच रहा था कि कैसे ग्रह निष्कासन के बाद उसका सारा ज्ञान ही समाप्त हो गया। कुलगुरु को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा। देवयानी ने जब ये बात जोर देकर कही तो शक्तिमौली अपनी अवचेतना में आ गया और वो देवयानी की ओर देखते हुए बोला, हाँ, राज्य रक्षक की खोज के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। उन दोनों को प्रतीक्षा करते हुए लगभग 5 से 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पृथ्वी पर वो समय 12 गुना आगे निकल चुका था। लेकिन अभी तक कुलगुरु की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला था। वहीं इंद्रनगर राजमहल से काफी दूर एक निर्जन जंगल के बीचों बीच बने झोपड़ी नुमा घर के अंदर एक बिस्तर पर लेटी हुई अधेड़ उम्र की महिला के अगल बगल में बैठे एक अत्यंत वृद्ध पुरुष और स्त्री एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे और फिर वो पुरुष उठकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। सिद्धार्थ को शहर से लौटे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन ऐसी कोई भी असामान्य घटना नहीं हुई थी कि जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो। वो रॉकी से भी मिलने नहीं गया था, क्योंकि इन 3 दिनों में वो अपने खेत को फसल बुआई के लिए तैयार कर रहा था। इन 3 दिनों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। रॉबर्ट अपने आदमियों के साथ विक्रम की खाक छान रहा था। रिया अपने प्रोजेक्ट को लेकर करणवीर से लोगों से बचकर किसी तरह गुपचुप मीटिंग्स कर रही थी। जगत प्रसाद माथुर अपने नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए सिद्धार्थ द्वारा दी गई कुछ जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे थे।
विक्रम अपने प्लान के अनुसार राजस्थान में मौजूद था और रानी हिसार में उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। बदला तो सिर्फ डॉक्टर वर्मा का स्वास्थ्य। कोमा में जाने के बाद उनकी हालत लगातार नाजुक होती जा रही थी। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। ईटानगर से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसे प्रीतपुरा में कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा सिद्धार्थ इस बात से अनभिज्ञ था कि आखिर ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। उसे बस इतना मालूम था कि जो अंगूठी उसके पास है उससे वो कुछ भी कर सकता है, और यही सोचते हुए उसने अंगूठी को चूमा और अपने कमरे से ही अपनी माँ को आवाज दी, माँ, आप दोनों तैयार हो गए हो तो हम चाचा के यहाँ निकलते हैं। महेश अनमने मन से तैयार हो रहा था। उसका अपने भाई के यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन निर्मला और सिद्धार्थ के दबाव में आकर उसे जाने का फैसला लेना था। तभी सिद्धार्थ और निर्मला का फोन एक साथ बजा। सिद्धार्थ के नंबर पर रणधीर और निर्मला के नंबर पर सिद्धार्थ के चाचा का फोन था। दोनों ने एक साथ फोन कान में लगाया और निर्मला के चेहरे पर एक हल्की सी निराशा और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक खुशी फैल गई। सिद्धार्थ के फोन उठाने पर रणधीर ने कहा, भाई तू समय से आ जाना, आज अपनी पार्टी ग्रैंड होने वाली है। टिया भी तेरा ही वेट कर रही है, बार बार तुझे ही पूछ रही है। कहकर रणधीर ने फोन काट दिया और सिद्धार्थ उसके मुंह से अपने लिए जंगली शब्द ना सुनकर खुश हुआ। दूसरी ओर सिद्धार्थ के चाचा ने निर्मला से फोन पर बात करते हुए कहा, भाभी प्रणाम, फिलहाल गृह प्रवेश का कार्यक्रम किसी कारणवश कल टल गया है, इसलिए आपको ऐसे ही घूमने का मन करे तो आ जाइए, वरना हम इसे महीने के आखिरी में करेंगे, तब आप लोग आना। ये सुनकर निर्मला के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। वो सोच रही थी कि दोनों भाइयों के बीच जो दूरियां हैं वो मिलने के बाद कम हो जाएंगी, लेकिन दूरियों को कम कराने में मदद करने वाले मिलने का समय और बढ़ गया था। इधर निर्मला निराश होकर अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि उधर अपना फोन कटने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी माँ निर्मला को आवाज देते हुए बोला, निकलते हैं माँ। उसकी आवाज सुनकर वो उसके चाचा से मिली खबर बताने के लिए उसके कमरे की ओर चल पड़ी थी। क्या सच में सिद्धार्थ के चाचा ने टाला था गृह प्रवेश का कार्यक्रम, या फिर थी कोई अन्य वजह? और क्या जनमत संग्रह आएगा युवराज शक्तिमौली के पक्ष में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।